शुरू होने जा रहा है सियासत का सुपर मंथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की तैयारी, महाकाल से होगा महाजंग का आगाज, बीजेपी ने की मुकाबले की तैयारी। जी हां, एमपी में सियासत का सुपर मंथ शुरू होने जा रहा है। ठीक एक महीने बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में एंट्री करेगी। राहुल की यात्रा को लेकर एमपी कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को इसको लेकर एक बैठक होगी। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ और यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह चर्चा करेंगे। साथ ही बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। जाहिर है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा यानी 16 दिन एमपी में रहेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप पिछले 20-30 साल की बात करें तो क्या किसी और नेता ने इतनी लंबी यात्रा निकाली है क्या कहीं पर भी? लेकिन राहुल जी पैदल चल रहे हैं, प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं। जो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है लाखों लोगों का, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राहुल जी की सोच के साथ लोगों की सोच भी मिल रही है। 20 नवंबर से संकेत है कि बुरहानपुर में एंटर होगी। इसकी तैयारी बेसिक हम लोगों की हो गई है। 17 उपयात्राएँ भी निकल रही हैं। एक पैम्फलेट भी बांट रहे हैं जिसमें उनकी यात्रा का उद्देश्य महंगाई और बेरोजगारी का जो उन्होंने दिया है, और भी चीज़ें उसमें है। जो पूरे मध्य प्रदेश के 230 कॉन्स्टिट्यूंसी और 52 जिलों से लोग आएंगे। राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा के रास्ते राजस्थान जाएगी। खास बात यह है कि बीजेपी के गढ़ मालवा से यात्रा गुजरेगी। ऐसे में बीजेपी ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। बीजेपी में भी 2023 के लिए बैठकें हो रही हैं। मोदी जी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आए हैं। अब वो उससे जुड़ते हैं तो अब वो आश्चर्य है। ये तो वो आए, बिल्कुल स्वागत है। और मध्य प्रदेश पूछने वाला है उनसे कि राहुल जी जो कह के गए थे वो याद है कि नहीं। अब कमलनाथ भी दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल करें, अच्छी बात है। उनका दल है, उनको दौरा करना ही चाहिए। जाहिर है 2023 के लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस में इस यात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इधर बीजेपी भी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है। यानी दिवाली बाद दोनों ही पार्टी मैदान में उतरने को तैयार है और अगले महीने यानी नवंबर से ही मध्य प्रदेश में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी में सियासत का सुपर मंथ। अब सुपर मंथ ये जो है सर, इसको आप फाइनल कह लीजिए या तमाम वो चीज़ें कह लीजिए जिनको आप क्वालिफाइंग राउंड्स बोलते हैं, उनकी शुरुआत तो हो गई सर। ये दिवाली जैसे ही दिवाली का ये पर्व पूर्णता की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही आरंभ हो जाएगा चुनाव का पर्व। और चुनाव का पर्व इसलिए कि करीब करीब 1 साल अब मोटे तौर पर बिल्कुल बचा है और अधिसूचना जारी होने में चुनाव के लिए, मतलब अगले साल जब हम आपसे ये बात कर रहे होंगे तो हमारे पास पुख्ता इस बात की जानकारी होगी कि इस तारीख को अधिसूचना जारी होने की संभावना है चुनाव के लिए। आचार संहिता इस तारीख से लग सकती है और इस तारीख को चुनाव है और इतने दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे और दिसंबर के तीसरे सप्ताह के पहले सरकार का गठन हो जाएगा। ये बात सुनकर राजनेताओं के ही नहीं, लोगों के भी दिल धड़कने लगते हैं कि क्या किस तरह से नतीजे, क्या तमाम चीज़ें होंगी। चुनावी राजनीति का यही रोमांच है। तो राजनीति का सुपर मंथ शुरू हो गया है। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और जैसा हमें पीसी शर्मा जी बता रहे थे, साफा आफा पहने हुए, जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं बेशक दी जानी चाहिए। वो बता रहे थे कि 20 नवंबर के आसपास राहुल गांधी जी बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। यात्राएं चल रही हैं। बीजेपी का लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। एक दिन बाद भी बैठक है संगठन की। लगातार बीजेपी अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। पहले वो 3 सवाल जिन पर हमारी निगाह होगी। सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित होगी? सवाल नंबर 2, क्या नवंबर से ही एमपी में 2023 की झलक दिखने लगेगी? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी में हो रही बैठकें मैदान में उतरने से पहले वार्म अप है?
वार्म अप तो दोनों ही पार्टियां इस बार हैं, क्योंकि उन्होंने 2018 के बाद से ही चुनाव का मोड छोड़ा ही नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी सेना से कभी ये कहा ही नहीं कि आप बैरक्स में वापस लौट जाइए, अभी युद्ध विराम जैसी स्थितियां हैं। क्योंकि अगर 2018 से लेकर आज 2022 अक्टूबर तक का आप दृश्य देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि पहले उपचुनाव के बाद कुछ और छोटे छोटे उपचुनाव, उनके बाद नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, बीच बीच में एक दूसरे पर वार प्रतिवार, तो ये सिलसिला चलता रहा है। तो बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर, प्रवक्ता, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत। योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, सेवा दल मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, बहुत स्वागत योगेश जी आपका। और आज स्वरूप उनका और मनोहारी है। मनोहारी इसलिए कि परंपरा से जो कांग्रेस का स्वरूप है वो टोपी उन्होंने धारण कर रखी है और दाढ़ी से मुक्ति है। मुक्ति का कारण भी हो सकता है, बहरहाल उसमें मैं नहीं जाऊंगा। निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जिसकी वजह से उन्हें ये स्वरूप को अपनाना पड़ा होगा। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, वो हमारे साथ रहेंगे, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज थोड़ा परंपरा से हट के पहले चलते हैं योगेश जी की तरफ ही। योगेश जी, किस तरह का भी कांग्रेस के लिए बड़ा हैपनिंग का समय रहा है, बीता कुछ समय, 3-4 दिन जो है, नए आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं, राहुल गांधी लगातार पदयात्रा के जरिए चल रहे हैं और हर बार मैं देख रहा हूं कि उनकी पदयात्रा का जो चित्रण है स्वाभाविक रूप से भी और कुछ पार्टी का भी मंशा रही है, बड़ा मानवीयकरण उस यात्रा का करने का एक चित्रण हमें दिखता है। हमेशा किसी बच्चे का हाथ में हाथ, किसी बुजुर्ग महिला के साथ, एक बड़े मानवीय चेहरे के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ने का प्रयास करते दिखे। बरा किस तरह कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश में उसकी संभावनाएं किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, इस पर एक टिप्पणी आपकी। शरद जी, जो आपका शब्द सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय संवेदनाओं और मानवीय समस्या और मानवीय आत्माओं को पहचानने के लिए एक प्रयास है। और ये एक ऐसा प्रयास है जो प्रतिमान स्थापित करने जा रहा है भारत वर्ष में 21वीं शताब्दी में एक नया इतिहास, एक नई क्रांति। और जिसको हम कहेंगे ना कि जो एक राजनेता के लिए प्रतिमान होना चाहिए, राजनेता के लिए जिसको कह सकते हैं एक नियम और एक उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी राजनेता यदि वो अपने देश के प्रति प्यार करता है, अपनी भारत माता से स्नेह करता है, तो उसको भारत की रग रग आत्मा को जानना बहुत आवश्यक है। और आज हमें बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि राहुल जी ने इस भारत की आत्मा को पहचानने के लिए, भारत को जानने के लिए जग जग पहुंचा है और मानवीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ये बात मैं निश्चित स्वीकार करता हूं कि इसमें 2023 का उद्देश्य निहित है, 2024 का उद्देश्य निहित है, लेकिन उसके उपरांत भी मनुष्य क्या है, मनुष्य की बातें क्या है। मुझे रोजाना की सूचनाएं प्राप्त होती हैं क्योंकि मेरे 15 सेवा दल के भी पूरे देश से उनके साथ चल रहे हैं, मेरे साथ के सहयोगी चल रहे हैं। तो जो रिपोर्ट मुझे मिलती है, तो जिस तरीके से मानवीय भावनाएं सामने आ रही है, कोई अपना दुख कहता है, कोई अपनी शादी के बारे में। आप ये भी मानते हैं योगेश जी कि मध्य प्रदेश पर इसका सकारात्मक असर आपका दावा है कि पड़ सकता है, जैसा कि आपने बहुत साफगोई से माना है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं ही मानवीय सरोकार के साथ? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, क्योंकि पद यात्रा एक ऐसा संप्रेषण होता है जिसको हम ऐसा कम्युनिकेशन कहेंगे कि जिससे आप उन लोगों से जुड़ते हैं कि जो जनरली राजनेता उनसे दूर होते हैं और जिसको बोलते हैं ऐसी संस्कृति में बैठकर मन की बात कर दिया या कुछ भी कर दिया, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपके घर में रोटी है कि नहीं है, आपके वहां आपकी तपेली कैसी है, आपके वहां दाल बन रही है तो दाल क्या आपके वहां सब्जी में कढ़ाई में है कि नहीं, कोई अपनी बच्ची का ब्याह उनके सामने करता है, रचता है, कोई फुटबॉल के खिलाड़ी आते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं, कोई एक भोजन बनाता है तो बोलता है भोजन में ये सामग्री डाली जाएगी। तो ये भारत माता की आत्मा जो भारत है, वास्तव में भारत दिल्ली में बसा हुआ भारत नहीं है या लुटियन जोन में बसा हुआ भारत नहीं, भारत उस झोपड़ी में है, भारत उस गरीबी में है, भारत उस बेरोजगारी में है, भारत उस त्रासदी में है,
भारत उन मानवीय मूल्यों को स्वीकार की है एक तरीके से कि हम स्वीकार करें कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है, उस भारत को देखने के लिए। योगेश जी, लेकिन और उस मुझे भारत गर्व के को साथ- सबसे करीब से आप ही लोगों ने देखा है। सत्ता में सबसे ज्यादा भागीदारी कांग्रेस की ही रही है। लुटियन जोन्स को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, भारत को पहचानते हैं, भारत की चुनौतियों को पहचानते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत राहुल गांधी जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी यात्रा का दायित्व तो प्रथम बार इसको संभाला। जी देखिए शरद जी, जिस समय गांधी जी ने पदयात्राएं की थी, तो ये पदयात्राओं का मूल उद्देश्य और अनुगमन वही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। जब गांधी ने साबरमती के तट पर एक महिला के वस्त्र पर, शरीर पर वस्त्र नहीं देखे थे, तो उनके अंदर ये लगा था कि कपड़ा इस देश का चरखा कितना महत्वपूर्ण है। नमक के लिए बेबस लोगों को देखा था तो नमक आंदोलन शुरू किया। आज एक गांधी वापस जग जग जा रहा है और हमें इस बात को गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयास, एक ऐसा सिस्टम जो आने वाले कल के लिए राजनीति में एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करेगा कि आप चलेंगे, आप लोगों को समझेंगे तो लोग ही आपसे जुड़ेंगे, वरना आपको नकार दिया जाएगा। और मैं शरद जी बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि अभी तक 1 करोड़ लोगों ने उनसे मिल चुके हैं। ये एक अप्रत्याशित है, जिसकी कल्पना ना हमने की थी, ना आपने की थी, ना मीडिया ने की थी। रोजाना 2 से 3 लाख लोग उनके संपर्क में आते हैं। ये बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हितेश वाजपेयी सर, आप क्या जानना चाहते हैं? सर, मैंने कहा जो प्रश्न उठाए हैं उन्होंने, सुपर मंथ शुरू हो गया है। आपकी राजनीतिक तैयारियां किस तरह से परवान चढ़ रही हैं सभी जानते हैं। आप बड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं हमेशा से। आप हमेशा ये मानते हैं कि बैठकें निरंतर चलती रहें, लेकिन बैठकों से ही काम नहीं चलता है, ये आप भी बहुत बेहतर जानते हैं। क्योंकि एक एग्जीक्यूशन होता है उस रैंक एंड फाइल का, जो बहुत उत्साह से चुनाव रूपी इस यज्ञ में अपनी आहुति डालती है पूरी ताकत से। उस रैंक एंड फाइल को एनर्जाइज करना, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, जो 2018 में भी कुछ प्रश्न बीजेपी से जुड़े थे और 2023 में भी उठेंगे। जी देखिए, सवाल तो हम ही से हैं, क्योंकि जैसे आपने इनको कहा ना कि भाई आप तो सबसे ज़्यादा साल रहे, महात्मा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक के कालखंड में सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस ही रही। तब उसको लुटियन जोन अच्छी लगती थी जब सत्ता में रहती थी। तो जब गांधी जी ने आंदोलन किया ठीक है, लेकिन सबसे पहला नमक पे टैक्स तो नेहरू जी ने लगा दिया था। तो ठीक उलट काम किए। भाई गांधी जी अपने हाथ से सिला हुआ कपड़ा पहनकर घूमते थे और इनसे आधी उम्र में निकल गए थे देश को घूमने के लिए, तो ये लेट हो गए कहीं। और कपड़ों की तो खैर बात हो ही चुकी है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो बहुत अंतर है दोनों के अप्रोच में, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है वो सब जनता का सवाल है शरद जी, कि भाई आपने जनता के लिए क्या किया। तो राजस्थान में क्या आपने गरीबी ख़त्म कर दी? देश की तो चलो ठीक है, अपन ने 55 साल की बात कर ली। आपने राजस्थान में कोई ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया जहां आपकी सरकार है, या छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा डेवलप कर दिया है जहां पर आपने जो प्रश्न उठाए उसके आपको जवाब मिल रहे हैं? फिर आप बताइए, चलिए यात्रा कोई है यदि हम मूल मान लें शरद जी, तो इंदिरा जी ने तो यात्रा नहीं निकाली, राजीव जी भी कभी इस प्रकार की यात्रा पर नहीं निकले। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार में कोई भी निकला। नेहरू जी का तो सवाल ही नहीं उठता था कि निकले हों, और कमलनाथ जी भी संभव नहीं है उनसे कि इस प्रकार कभी निकले हों। तो क्या ये सब लोग राहुल गांधी जी से कमतर थे या हैं? इवन सोनिया जी ने भी सब कुछ किया, लेकिन ऐसी यात्राएं तो नहीं निकाली कभी। तो आज इस यात्रा की परिस्थिति क्यों बनी? तो इस यात्रा की परिस्थिति कांग्रेस की अंदरूनी स्थितियों की वजह से बनी कि कांग्रेस लटियन जोन में फंस गई और जनता से दूर हो गई। तो इसीलिए अब भाई रास्ता तो जनता के बीच का है। तो इस मामले में तो मैं आप ये मान रहे हैं रास्ता ठीक चुना? रास्ता ठीक चुना है। मैं तो एक खुद कह रहा हूँ इस बात को। कोई भी निश्चल मन से जब जनता के बीच जाता है तो जनता को जनार्दन ऐसी थोड़ा ना कहा जाता शरद जी, वो स्वयं मार्ग दिखाती है। जब आप देखते हैं कि नहीं वाकई में हमको ये फैसले लेने थे, ये चाहिए थे, हमने नहीं लिए, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और बहुत अच्छा किया, केरल से वो वायनाड से सांसद हैं, वहीं से उन्होंने यात्रा लगभग शुरू करी, अधिकांश समय बिताया, ये भी अच्छा किया कि मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि यूपी में तो अब कुछ बचा नहीं है। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस बची है, यदि कोई अच्छे उदाहरण वो प्रस्तुत करती है, जैसे आज ही शिवराज सिंह जी की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शरद जी, तो उन्होंने जितने भी शासकीय कर्मचारियों सुबह आदेश निकाला
कि सभी को दीपावली से पहले अग्रिम वेतन मिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि दीपावली अर्ली है इस बार, जो वेतन का हमारा कैलेंडर है उसके हिसाब से। तो उन्होंने एक जेस्चर दिखाया एक एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते। फिर थोड़ी देर बाद बात निकल कर आई कि ये आउटसोर्स कर्मचारी साहब लाखों की संख्या में है शरद जी, उनके विषय भी हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास कैडर है। बिल्कुल ठीक है। तो अगला आदेश उन्होंने ये भी निकाल दिया तुरंत, जब ये बात ध्यान में आई। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अगला आदेश तुरंत 2 घंटे बाद ये निकल गया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं वो भी दीपावली अच्छे से मनाए, ये आदेश उन पर भी लागू होगा। तो ये डिलीवरेंस है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। तो अल्टीमेटली जो आपने कहा, कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकतंत्र में जनता है, लोक है, तो तंत्र को लोक के प्रति जवाबदेह होना है। तो लोक को और लोक की आवश्यकताओं को समझने के लिए यात्राएं होती हैं, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपको निर्णय लेने चाहिए। तो इस देश में, आधुनिक भारत में, नेता वो होता है सर जो निर्णय लेता है और उसके निर्णय याद किए जाते हैं। जैसे आपने बताया ना कि सॉल्ट टैक्स की बात हुई, नमक पर कर की बात हुई, तो नमक पे कर पे एक आंदोलन हुआ, लेकिन निर्णय ठीक उलट हो गया। तो हम ये कह नहीं सकते ना कि नेहरू जी ने गांधी जी को फॉलो किया। यदि वो कर देते तो आज हम याद कर रहे होते। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जवाबदेह सरकार चलाना भी राजनीतिक दल का कर्तव्य है। उसकी फिर से पुनः यदि हम कहते हैं रीस्टार्ट यदि राहुल जी ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। चलिए, मैं दूसरे चरण में कुछ और सवालों के साथ आऊँगा। मनोज जी, आप दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं, दोनों ही प्रदेश मुख्यालयों में आपका सहज रूप से आना जाना है, नेताओं से आपका मिलना जुलना है, दोनों की तैयारियों को आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन अधिक गंभीर है, क्योंकि दोनों ही समान रूप से गंभीर प्रतीत होते हैं, लेकिन गंभीर होना और उस गंभीरता को समझकर नीचे तक संचारित कर देना, ये एक ऐसा मंत्र होता है जो चुनाव में अद्भुत नतीजे देता है। कि एक लीडर जिस तरह से मुखातिब होता है और उस चुनाव की इम्पॉर्टेंस और उसकी गरिमा को नीचे तक ट्रांसमिट कर देता है कि देखो भैया, हम सबके हित जुड़े हैं और जनता के हित जुड़े हैं और ये करना हमारी बाध्यता है। इस तरह से आप दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, जो हमने बात इस कार्यक्रम के शीर्षक के लिए सोची भी है कि पॉलिटिक्स का सुपर मंथ अक्टूबर। बिल्कुल, पॉलिटिक्स का सुपर मंथ है और दीपावली का पावन पर्व है। और दीपावली का पर्व आता भी इसीलिए है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें। तो दोनों ही दल अपना अपना प्रकाश खोज रहे हैं और खोजने के लिए इसलिए भी मजबूर है कि 2018 के चुनाव कुछ अलग थे और 2023 के अलग उससे भी ज़्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसा आपने कहा, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी में लगे। शरद जी, ये भी पहली बार हम देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं, कि बहुत ही एक्टिव मूड पर है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। अब यदि हम राहुल गांधी की यात्रा की तरफ जाते हैं तो जब यात्राएं हुई है उसका लाभ कितना मिलेगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन जब आप जनता के बीच में पहुंचते हैं, पैदल चलते हैं, वाजपेयी साहब भी यही कह रहे थे, तो उसका लाभ निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो मिलता है, क्योंकि जनता से सीधा आपका संवाद होता। बरसों बरस लग गए जनता से सीधा संवाद करने में, लेकिन एक लंबी पारी राहुल गांधी चलने वाले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो इसका लाभ मिलने वाला। अब हम मध्य प्रदेश की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि बात देश की हो रही थी और हमारा मुद्दा भी शायद मध्य प्रदेश की महाकाल से जुड़ा है, उज्जैन से जुड़ा है। उज्जैन में मोदी भी आए और उज्जैन में ही राहुल गांधी भी आ रहे हैं। ये वही है जहां सत्ता की चाबी होती है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही है और इस बात को शायद राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। इसीलिए बुरहानपुर से उनका प्रवेश है और वो महाकाल होते होते आगे की तरफ बढ़ेंगे, गुजरात की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें लगता है दोनों ही दल बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के ही परिणाम को आप देखिए, जनजातीय वर्ग ने पिछली दफ़ा कांग्रेस का बहुत अच्छा साथ दिया था, लेकिन आज जब चुनाव हुए, झाबुआ या बाकी सीटों के आज परिणाम आए हैं, तो 46 में से 31 पर भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका और नगर परिषद ने अपना स्थान बनाया है। तो मुझे लगता है चैलेंजिंग दोनों तरफ है, चुनौतियां दोनों तरफ है। और बड़ी बात यह है कि दोनों दल एक रूपता के साथ, अलग अलग अपनी तैयारियां अलग अलग होती है, हर दल की अपनी होती है, लेकिन चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, ये दिखाई देता है। योगेश जी, चुनाव दिलचस्प होंगे, ये बात राजनीतिक मंच पर बैठकर भले ही आप दोनों पार्टियां दावे कर लें कि हमारा पल्ला भारी है, हमारा पल्ला भारी है, लेकिन हम आप ही दोनों से सुनते हैं, जो आपके भीतर से खबरें निकलती हैं, कि चुनाव तो मज़ेदार है, दिलचस्प है और ऐसा चुनाव है जिसमें अच्छी भिड़ंत देखने को बिल्कुल मिलेगी। लेकिन बीजेपी का जो होमवर्क है अभी रिसेंट पास्ट का, वो ये बताता है कि उसने उन एरियाज़ में अपने को मजबूत करने की पूरी तैयारी की है जहाँ उसकी शक्ति पहले उतनी, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कमज़ोर थी,
लेकिन कहीं कुछ उसको वहाँ मेकअप करना था, जैसे ट्राइबल एरियाज। रानी कमलापति स्टेशन से लेकर चाहे उनके लाभांश के वितरण का कार्यक्रम हो, बीजेपी ने एक बड़ी छलांग भरने की कोशिश तो की है। आपकी भी कोशिशें हम तक पहुंचती रहती हैं कि आप भी ट्राइबल एरिया में जयेश और तमाम नेताओं को सक्रिय करके कुछ अलग ही अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह देखते हैं चुनाव के संतुलन को? जी शरद जी, निश्चय ही चुनाव में दिलचस्प तो चुनाव होना ही चाहिए, क्योंकि जब दिलचस्प और कांटे की टक्कर होती है जभी जनता के प्रति नेता की जवाबदेही बढ़ती है। और ये प्रजातंत्र का एक शुभ संकेत है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट और हर बात में चिंतन होना चाहिए। और निश्चय ही आप ये बात जिस तरीके से कह रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सरकार की खामियां भी हैं, कुछ विसंगतियां भी हैं, कुछ असफलताएं भी हैं। वो एक बहुत इतर मुद्दा हो जाएगा, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। मैं संदर्भ मध्य प्रदेश कह रहा हूं तो मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस चूकी नहीं है। निमाड़ से लेकर मध्य प्रदेश के जो भी जिले, जैसे प्रारंभ मध्य प्रदेश में महू से यात्रा से, निमाड़ के बाद मालवा का एंट्री होगी यहाँ से, तो उस जगह से इंदौर जिले में विधायक हैं, उज्जैन में विधायक हैं, देव उसके आगे भी विधायक हैं कांग्रेस के। तो मालवा में चुकी हुई कांग्रेस नहीं है या निमाड़ में चुकी हुई कांग्रेस नहीं है। और जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से जब यात्रा का प्रारंभ होगा तो हमने कभी इस उद्देश्य को या तुलनात्मक दृष्टिकोण को लेकर नहीं, यह स्वतः ही स्वयं स्फूर्त चेतना के अंतर्गत महंकाल ने अपने पास राहुल जी को बुलवाया है, क्योंकि ये प्रोग्राम मई में तय हो गया था। शायद मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कब तय हुआ था, लेकिन ये रूट 5 मई के आसपास इसको फाइनलाइज किया गया था। उसके बाद बुरहानपुर से जो रूट चलेगा इंदौर है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे मऊ क्षेत्र से भी यहाँ से राहुल जी गुजरेंगे। 91 में मैंने एज ए यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजीव जी को ब्लड से तोला था। आज युवक कांग्रेस के नए बच्चों का उत्साह देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम राहुल जी को ब्लड से तोलेंगे। तो कहीं ना कहीं से कभी भी जिसको कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस बीती हुई घटना या बीती हुई बात है, हमेशा इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। 91 का भी समय वैसा था जब पटवा जी की शासन था और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस चूक गई। उसके बाद 93 में कांग्रेस फिर आई और कांग्रेस ने फिर प्रतिमान स्थापित किए प्रगति के। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल केंद्र में सरकार चलाई। बिल्कुल नहीं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो योगेश जी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ एक ऐसे चौहान भी हैं जो चूकते नहीं है, तो टक्कर और दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस बिल्कुल चुकी हुई नहीं है जी। नहीं, 2018 में चूक गए थे सर, वो चूके हुए, बहुत नजदीकी मुकाबला था सर, लेकिन फिर उसके बाद चौहान ने अपनी चूक भी बेहतर कर ली और चूकने की बारी कांग्रेस की थी। जी चलिए संक्षेप में आप अपनी, हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं बस यही कहना चाह रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा आज सुन के यादव साहब को कि पहले मुगलों का राज था, फिर मुगलों को अंग्रेजों ने हराया तो अंग्रेजों का राज हो गया, फिर अंग्रेजों को कांग्रेस ने हराया तो कांग्रेस का राज हो गया, फिर कांग्रेस को भाजपा ने, नहीं ये मैं कह रहा हूँ सर जी, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही लेकर ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप नाराज मत होइए सर, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा सर, आपने जो कहा उसके आधार पर मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। तो उस कहानी का हिस्सा है कि कांग्रेस को हराकर आज भारतीय जनता पार्टी का 18 और 19 राज्यों में, तो सब अपने अपने कारणों से हारे होंगे ना सर। मुगल अपने कारणों से हारे, अंग्रेज अपने कारणों से हारे, फिर उसके बाद कांग्रेस अपने कारणों, सबने एक दूसरे को हराया और फिर उसके बाद हारते चले गए। और इसीलिए आज हम हैं, हमने आपको हराया है तो उसको स्वीकार करना होगा, कोई तो कारण होगा ना जिसकी बात हो रही है। और कारण क्या है, 22 तारीख को आप देखिए धनतेरस के दिन शरद जी, आप कभी सोचिएगा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी चीज़ साहब धनतेरस के दिन उसकी छत होती है शरद जी। 4.5 लाख मकान लोकार्पित होने जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? आप 5 से गुणा कर लीजिए, फैमिली साइज आपको पता लगेगी, इतने लोग अपने घरों में चाबियां लेकर चले जाएंगे शरद जी। ये छोटी घटना नहीं है। सतना में एक कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रधानमंत्री जी फिर से इसको वर्चुअली करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटम है ये। और हमने छत बनाने में, प्रधानमंत्री आवास बनाने में और उस पूरी योजना में कम से कम नहीं तो अलग अलग वर्ग के 10 पुरस्कार देश में जीते हैं। ये डिलीवरेंस के बता रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिलान्यास की बात नहीं कर रहा हूं शरद जी। ये वही प्रधानमंत्री आवास है जिसकी मैचिंग ग्रांट कमलनाथ जी ने रोक दी थी, तो वो नहीं कर पाए इस काम को। तो इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं सर कि एक और जहां पर हम ये चाबियां देने जा रहे हैं, इसके आधार पर सर हम जनता से वोट लेंगे। हमें जनता के खून की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। बहुत शुभकामनाएं आपको भी। योगेश जी बहुत कम वक्त है, कुछ सेकंड्स में अपनी बात रखिए जी।
4.5 लाख यदि लोगों को आवास वितरित हो जाएगा तो मैं ये वही घटना मानूंगा कि 1.5 लाख का हुआ था, आपने कुछ खोजा क्या उसमें? एक दिन में 5 करोड़ आपने खोजा क्या लगाए थे। अरे भाई, आपने खोजा क्या? पिछली बार भी आप ऐसी बात कर रहे थे, आज तक आप अपने कमरे में ही बैठे हुए हैं। आंकड़ों की जादूगरी, हम लोगों से वोट लेते हैं, आप आगे बात कर लीजिए योगेश जी। पिछली बार भी ऐसी बात करी थी, 10 मकान नहीं निकाल के ला पाए आपने। ये तो मालूम है कि कांग्रेस के क्या आंकड़े और आपके क्या आंकड़े, आंकड़ों के जादूगरी। नहीं, आंकड़ों के सर, आप पिछली बार भी यही कह रहे थे, जब 1 लाख मकान दिए गए थे तो आप 10 मकान नहीं निकाल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। कुल मिलाकर दावे प्रतिदावे अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी एक फोकस्ड अप्रोच के साथ इस मायने में आगे बढ़ रही है। उसने उस सेगमेंट को पहचाना है जहां उसको काम करने की और अधिक ज़रूरत है, जैसे आदिवासी, और इसी के साथ समाज का वो वंचित वर्ग जिसकी मदद करने की दृढ़ प्रतिज्ञ योजनाओं के साथ वो ये मैसेज भी नहीं देना चाहती है कि वो रेवड़ियाँ बांट रही है। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बीजेपी तनी हुई रस्सी पर सदे कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बिल्कुल पीछे नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी की भी निगाह है, फीडबैक और तमाम चीज़ें बीजेपी के पास भी पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर दोनों ही दल अपनी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और आगे की तैयारी के लिए उम्मीद से भविष्य की तरफ देख रहे हैं। जनता क्या सोच रही है ये वक्त बताएगा सर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राम नाम की सियासत। नमस्कार।